अगला चैप्टर जो है उसका नाम है द इंटरव्यू। ये मैं नहीं करा रहा हूँ, लास्ट चैप्टर में कर लेंगे, ये सेकंड लास्ट चैप्टर है आपका। फटाफट से देखते हैं एक बार, इसके दो पार्ट्स हैं लेकिन दोनों छोटे छोटे पार्ट्स हैं। ये चैप्टर है इंटरव्यू, द इंटरव्यू। ये एग्जर्प्ट है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर की बुक से, उनकी किताब है इंट्रोडक्शन द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज एंड एंथोलॉजी फ्रॉम 1859 टू प्रेजेंट डे। इंटरव्यूज के बारे में बात करता है चैप्टर। क्या बताता है आपको, तो इंटरव्यूज का की मेरिट्स क्या होती हैं, क्या उनके फायदे हैं, क्या उनकी डीमेरिट्स है, क्या उनके नुकसान है, और लोगों की क्या परसेप्शन है इंटरव्यू के लिए। पहला पार्ट इस बारे में बात करता है। दूसरा पार्ट एक डायरेक्ट इंटरव्यू है विद अम्बर्टो इको, जो एक ऐसे एकेडमिशियन है, एक ऐसे पर्सन है जो कि एकेडमिशियन है, यानी कि वो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं एज अ प्रोफेसर। लेकिन उन्होंने एक नॉवल लिखा अपने फ्री टाइम में, और वो नॉवल एक बहुत बड़ा बेस्ट सेलिंग नॉवल बना। तो उनके साथ इंटरव्यू के उनके साथ इंटरव्यू होता है, और वो इस बात अपने इस नॉवल के बारे में, अपनी जनरल राइटिंग स्किल के बारे में बताते हैं बेसिकली इसमें। ठीक है, तो मुकुंद पद्मनाभन ने हिंदू में अंदर द हिंदू के अंडर वो वो इंटरव्यू लिया, उसके बारे में बात होगी। तो पहले पार्ट पे चलते हैं फटाफट से। थीम है कम्युनिकेशन, ऑथेंटिसिटी एंड पर्सपेक्टिव्स। कम्युनिकेशन यानी कि इंटरव्यू को देखा जाता है सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑल्सो बहुत सारे लोगों के द्वारा। ऑथेंटिसिटी एंड पर्सपेक्टिव्स, ऑथेंटिसिटी मतलब ओरिजिनलिटी किसी भी चीज की, और पर्सपेक्टिव मतलब अलग अलग लोगों के नजरिया जो होता है इंटरव्यू को लेके वो। सबसे पहला पार्ट देखते हैं फिर इसका। द जॉनर ऑफ इंटरव्यू हैज अ हिस्ट्री ऑफ ओवर 130 ईयर्स। लगभग 130 साल पहले पहला इंटरव्यू शायद लिया गया, और ये 130 साल से इसकी हिस्ट्री है। इवोक्स वेरिड रिस्पॉन्सेज, से बहुत सारे अलग अलग रिस्पॉन्सेज लोगों के आते हैं। लिटरेट पीपल व्यू इट एज एन एक्ट दैट रिवील्स ट्रुथ। सेलिब्रिटीज डिटेस्ट इट। डिटेस्ट मतलब होता है हेट। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो मानते हैं कि इंटरव्यू जो होता है वो सच रिवील करता है किसी के बारे में। वेयर एज सेलिब्रिटीज, जो पॉपुलर लोग हैं, जो अक्सर मीडिया में इंटरव्यू लिए जाते हैं जिनके, वो इसको हेट करते हैं, ऐसा बताया गया आपको। वीएस नायपॉल, व्यूज ऑफ सेलिब्रिटीज अबाउट इंटरव्यू। बहुत सारे सेलिब्रिटीज के क्या व्यूज है, क्या पर्सपेक्टिव है उनका, वो बताया गया आपको। जनरली आप सेलिब्रिटीज का जो व्यू है वो पाओगे कि वो बिल्कुल पसंद नहीं करते इंटरव्यू को। देखो अलग अलग लोगों का क्या पर्सपेक्टिव है। वीएस नायपॉल फील्स इंटरव्यूज इंजूरियस एंड मेक्स वन लूज अ पार्ट ऑफ वनसेल्फ। वीएस नायपॉल जो है उसको लगता है कि इंटरव्यू जो होता है वो इंजूरियस होता है, और मेक्स वन लूज अ पार्ट ऑफ वनसेल्फ। उनको लगता है कि इंटरव्यू देने के बाद हम सब लोग अपना एक पार्ट, अपना एक हिस्सा गवा देते हैं। लिविस कैरोल शन्ड इंटरव्यू एज ही फेल्ट दैट दे प्रोजेक्टेड अ लार्जर देन ट्रू इमेज। लिविस कैरोल को लगता था कि इंटरव्यू जो है वो प्रोजेक्ट करता है एक लार्जर देन ट्रू इमेज, जो असली इमेज है उससे बड़ी इमेज दिखाता है लोगों की। रुडयार्ड किपलिंग कंसिडर्ड इंटरव्यूज एज डेरोगेटरी। डेरोगेटरी मतलब ऑफेंसिव। रुडयार्ड किपलिंग जिन्होंने द जंगल बुक लिखा है, उनको लगता था कि इंटरव्यूज ऑफेंसिव होते हैं, इंटरव्यूज नहीं लेने चाहिए। और सॉल बेलो, सॉल बेलो, ये इंपॉर्टेंट है। सॉ इंटरव्यू एज एन ओवरडील, फेल्ट सफोकेटेड एंड व्यूड देम एज थंबप्रिंट्स ऑन हिज विंडपाइप। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। सॉल बेलो जो थे उनको लगता था कि इंटरव्यू एक बहुत ही मुश्किल एक्सपीरियंस है, डिफिकल्ट एक्सपीरियंस है, ऑर्डियल मतलब डिफिकल्ट एक्सपीरियंस, और उनको सफोकेटेड फील होता था जब भी वो इंटरव्यू देते थे, और उनको लगता था कि ये थंबप्रिंट्स होता है विंड पाइप। विंड पाइप मतलब जहां से आप सांस लेते हैं, थंबप्रिंट्स मतलब ऐसे गला दबाना किसी का। ठीक है, तो सॉल बेलो को लगता था कि इंटरव्यू जो है वो थंबप्रिंट्स ऑन विंड पाइप है, यानी कि उनको बड़ा सफोकेटेड होता है इंटरव्यू देते हुए। इन शॉर्ट इसका मतलब ये है, और ये क्वेश्चन जब भी आता है आपको ऐसे जवाब देना है कि इंटरव्यू सॉल बेलो को एक ऐसा एक्सपीरियंस लगता था जो कि बहुत ही डिफिकल्ट और हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस था, जिसकी वजह से उनको सफोकेटेड महसूस होता था, वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होते थे इस एक्सपीरियंस के दौरान, इसलिए वो बोलते हैं थंबप्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप। ठीक है, इंटरव्यू एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। एंड में बताया गया आपको पहले पार्ट के, इंस्पायर ऑफ डीमेरिट्स, इन स्पाइट ऑफ डीमेरिट्स इट इज अ गुड मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। डीमेरिट्स के बावजूद को जो भी इसकी कमियां, उसके बाद एक अच्छा मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। डेनिस ब्रायन कंसिडर्ड एज एन एक्सप्रेसिव मीडियम। डेनिस ब्रायन को लगता था कि बहुत ही अच्छा मीडियम है एक्सप्रेस करने का खुद को। इंटरव्यूज गिव द इंटरव्यूअर अ मोमेंटस पोजीशन। इंटरव्यूज की वजह से इंटरव्यूअर्स को एक बहुत ही तगड़ी पोजीशन मिल जाती है, यानी कि जो भी इंटरव्यू ले रहा होता है वो इंटरव्यू अपने अकॉर्डिंग मोड़ सकता है बेसिकली क्वेश्चंस पूछ के, राइट। तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर, अनप्रेसिडेंटेड पावर इंटरव्यूअर को मिलती है। ये बेसिकली आपको पहला पार्ट यहां पर रैप अप होता है। क्लियर होगा आई होप। दूसरे चलते हैं पार्ट पे, जहां पर एक इंटरव्यू है प्रोफेसर अम्बर्टो इको बाय मुकुंद पद्मनाभन द हिंदू में बेसिकली इंटरव्यू छपा था एक समय पर, और अम्बर्टो इको का इंटरव्यू लिया था मुकुंद पद्मनाभन ने। क्या हुआ है उसमें इंटरव्यू में बातचीत, ये देखते हैं चलिए फटाफट से। अम्बर्टो इको बीइंग कॉल्ड प्रोलिफिक बाय डेविड लॉज। डेविड लॉज एक इंसान है, वो खुद एक पॉपुलर राइटर है, वो अम्बर्टो इको को प्रोलिफिक बोलते हैं। प्रोलिफिक मतलब एक्सेप्शनल, बहुत ही बढ़िया। क्यों? क्योंकि अम्बर्टो इको एक ऐसे राइटर है जो कि ना सिर्फ एक एकेडमिशियन है, जैसे आप लोग मान लीजिए आप लोग 12th में अभी, अगर आप साइंस के स्टूडेंट है, जो कि आई थिंक आप हैं, तो आप लोग जैसे वर्मा साहब को मानते हैं, फिजिक्स के वर्मा जो है ना, वर्मा जी जिन्होंने किताब भी लिखी हुई है। इमेजिन करो वर्मा जी अब एकेडमिशियन है, एक साइंस की फिजिक्स की किताबें लिखी हुई है जो सब लोग पढ़ते हैं और उससे सीखते हैं। इमेजिन करो अगर वो एक नॉवल भी लिख दे, और वो नॉवल, उस जो किताब उन्होंने लिखी है फिजिक्स की, उससे ज्यादा हिट हो जाए। तो कुछ कुछ ऐसा है अम्बर्टो इको। ये अम्बर्टो इको जो थे, इस सेमेटिक्स, साइंस, स्टडी ऑफ साइन लैंग्वेज समझते हो ना, साइन लैंग्वेज पे इन्होंने बहुत कुछ रिसर्च किया हुआ है, उसकी किताबें भी लिखी हुई हैं, लेकिन इन्होंने एक नॉवल लिखा जिससे बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए। तो ये डेविड लॉज जो होते हैं वो इनकी बहुत तारीफ करते हैं और बोलते हैं कि बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं।
says the impression of being variant is not true, writes about the same philosophical ideas but in different genres, utilizes even the empty spaces between any two works that he does. अब राइटर बोलते हैं कि भाई शायद मुझे लोग, जो मैं काम करता हूं ना, अलग अलग चीजें मैंने लिखी हैं, बच्चों की स्टोरीज लिखी हैं, न्यूज बुक्स लिखी हैं, एकेडमिक बुक्स, नॉवेल्स लिखे हैं, ये हो सकता है कुछ लोगों को अलग अलग चीजें दिखें, लेकिन आप जब उनको देखोगे सबको एक साथ तो आप उनमें एक ही तरह की फिलॉसफी देखोगे, फिलोसफिकल आइडिया देखोगे, और इसीलिए ये सब एक ही है, चाहे अलग अलग जॉनर से हो, लेकिन इनमें कॉमन चीज सब में है, और एक कॉमन चीज पे मैं लिखता हूं इसीलिए। ठीक है, फिर वो बताते हैं एम्प्टी स्पेसेस की इंपॉर्टेंट, जो कि उसके लिए, उनके लिए बहुत काम करती है, यानी कि वो इतना एफिशिएंट कैसे हैं कि वो एकेडमिक राइटिंग्स भी कर लेते हैं, वो एक प्रोफेसर भी हैं और उन्होंने एक नॉवल भी लिख लिया, तो बताते हैं कि मैं इंटरस्टाइसिस का यूज करता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे क्वेश्चन भी आया हुआ है। इंटरस्टाइसिस क्या होता है भाई? तो इंटरस्टाइस होता है, आप काम कर रहे हैं दो, जैसे मान लीजिए मैं यहां से अभी निकलूं, मैं पार्किंग में जाऊं, नीचे कार में बैठूं, फिर घर जाऊं अपने, तो जो रास्ते में समय हुआ खाली घर से, यहां से घर जाने तक का, वो एक इंटरस्टाइस है, दो कामों के बीच में जो स्पेस है, उस समय में ये कुछ ना कुछ काम कर लेते थे, कुछ चीज रिवाइज कर ली, एक आर्टिकल लिख लिया, कुछ भी ऐसा, तो जो आप दो काम करते हुए बीच में जो स्पेस होता है थोड़ा बहुत, जिसको हम ऐसे वेस्ट कर देते हैं, उसको इंटरस्टाइस बोलते हैं, और इसको यूज करते हैं, आप लोग भी यूज करिए उसको, बहुत जरूरी चीज है वो, एम्प्टी स्पेस, बेसिकली एम्प्टी टाइम बिटवीन टू टास्क इज बेसिकली इंटरस्टाइस। ठीक है, अंबर्टो इकोन इंटरस्टाइस क्या बताते हैं उसके बारे में? इट इज द गैप पीरियड बिटवीन टास्क, टास्क के बीच में जो गैप होता है उसकी, वो होता है इंटरस्टाइस। इफ इट इज रिमूव्ड द यूनिवर्स वुड द यूनिवर्स लाइफ वुड बिकम कॉम्पैक्ट। अगर वो इंटरस्टाइस रिमूव कर दिया जाए लोगों के जीवन से, तो जो लाइफ है बहुत पतली हो जाएगी, छोटी, कुछ कुछ ऐसे ही जैसे कि एम्प्टी स्पेस होता है यूनिवर्स में, सिमिलर टू एन एटम, एटम के अंदर भी बहुत सारा एम्प्टी स्पेस होता है, अगर उसको निकाल दिया जाए तो एटम बहुत छोटा सा श्रिंक हो जाएगा। एनीवे, तो प्लानिंग वर्क इन इंटरस्टाइसिस हेल्प्स इको टू बी प्रोलिफिक। अब ये इतना एक्सेप्शनली कैसे कर पाते हैं बहुत सारी चीजें? क्योंकि ये अपनी इंटरस्टाइसिस में चीजें प्लान करते हैं, कुछ ना कुछ काम करते हैं इंटरस्टाइस में, आप भी करिए, बहुत यूजफुल चीज है, मैंने भी यूज किया है इसको। अंबर्टो इको स्टाइल ऑफ राइटिंग बीइंग प्लेफुल एंड पर्सनल। अब एक चीज और निकल के आती है कि अंबर्टो इको का स्टाइल ऑफ राइटिंग कैसा है और क्यों ये इतना पॉपुलर हुए। displayed a creative and interesting style during his first doctoral dissertation in Italy। तो अंबर्टो इको बताते हैं कि जो मेरी डॉक्टरल डिसर्टेशन थी ना, जब भी आप डॉक्टरेट करते हैं तो आखिरी में आपको थीसिस देनी पड़ती है, तो ये बताते हैं कि यूजुअली थीसिस में लोग अपनी जो उनके आइडियाज हैं उनको लिखते हैं, हाइपोथेसिस जो होती है उनको लिखते हैं, फिर उनका रिजल्ट दे देते हैं एंड में बस। लेकिन मैंने ऐसा नहीं लिखा, मैंने अपनी थीसिस को एक स्टोरी की फॉर्म में लिखा, इन द वे कि मैंने स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो जो एक्सपेरिमेंट्स किए, जो जो हाइपोथेसिस मेरी थी वो भी लिखी, लेकिन जो जो एक्सपेरिमेंट किए स्टार्टिंग से लेके एंड तक क्यों किए, वो उनके पीछे लॉजिक, ये पूरी डिटेल मैंने लिखी इन अ स्टाइल ऑफ नरेशन, स्टोरी की फॉर्म में लिखी, बेसिकली क्रिएटिव और इंटरेस्टिंग स्टाइल में लिखी अपनी डिसर्टेशन के टाइम पर। और मेरे जो प्रोफेसर थे उन्होंने इसको अपलॉड भी किया, बहुत तारीफ की मेरी। ठीक है, रॉट अबाउट द ट्रायल्स एंड एरर्स एनकाउंटर्ड ड्यूरिंग द रिसर्च, जो ट्रायल्स और एरर्स उनसे हुए पूरी रिसर्च के टाइम पे उनको भी लिखा, ना सिर्फ एंड में थीसिस, और जो एंड में थीसिस थी डिटेल उसको नहीं दिया, सिर्फ अपने जो एक्सपेरिमेंट थे वो भी लिखे डिटेल में। वाज एनकरेज्ड एंड एडमायर्ड बाय वन ऑफ द प्रोफेसर्स, और एक प्रोफेसर ने उनको बहुत एनकरेज और एडमायर किया। यूटिलाइज दिस स्टाइल ऑफ राइटिंग इवन इन एसेज, और इस स्टाइल को उन्होंने अपने एसेज में भी यूटिलाइज किया। इन अ वे इनकी जो राइटिंग स्टाइल है वो बहुत ही प्लेफुल और नरेटिव होती है, स्टोरी फॉर्म में बताते हैं चीजों को, रादर देन एक बहुत ही ब्लेंड पैसिव स्टाइल में, जैसे जनरली एकेडमिक बुक्स होती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अंबर्टो की राइटिंग फिक्शन, अभी फिक्शन जो लिखा है, नॉवल जो लिखा उसके बारे में बात करते हैं। बिकेम अ फिक्शन राइटर एट 50 years of age, 50 साल की एज में उन्होंने फिक्शन लिखना शुरू किया। रोलैंड बार्थीज, अ फ्रेंड, डाइड बिफोर टर्निंग टू क्रिएटिव राइटिंग। इको हिमसेल्फ गॉट सेव्ड फ्रॉम द फ्रस्ट्रेशन ऑफ नॉट बीइंग अ नॉवेलिस्ट बाय राइटिंग अ नॉवल बाय एक्सीडेंट व्हेन ही हैड नथिंग टू डू। अब इनका एक दोस्त था रॉबर्ट बार्थी, जो कि इनसे बड़ा इनको बड़ा बोलता था अंबर्टो इको को कि भाई मैं स्टाइल ऑफ नैरेटिव स्टाइल में नहीं लिख पाता हूँ चीजों को, मैं एज एन आर्टिकल तो लिख लेता हूँ, फैक्चुअल डेटा तो मैं दे देता हूँ, लेकिन नैरेटिव स्टाइल नहीं है मेरा चीजों को नरेट करने का, नॉवल में नहीं लिख सकता हूँ। और वो कमाल की बात है, वो लिख भी नहीं पाए कभी और वो गुजर भी गए। बट अंबर्टो इको बोलते हैं कि ये फ्रस्ट्रेशन मुझे नहीं हुई कभी, क्योंकि एक बारी मैं खाली था बिल्कुल, और उस समय मैंने आउट ऑफ बस क्यूरियोसिटी या हॉबी मैंने एकदम से एक नॉवल लिखना शुरू किया, और वो एक नॉवल अच्छे से मैंने लिख भी दिया, तो ये फ्रस्ट्रेशन मुझे नहीं हुई। अंबर्टो इको इज फेमस पब्लिकेशन द नेम ऑफ द रोज। अब ये बात करते हैं नेम ऑफ द रोज की, जहां से क्वेश्चन आपका आता है, ध्यान से देखिएगा इसको। द नॉवल एस्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ एज अ राइटर, इस नॉवल ने इनको अंबर्टो इको को एक बहुत बड़ा राइटर बना दिया। नोन मोर एज अ नॉवलिस्ट देन अ रिसर्चर ऑन सेमायोटिक्स, इनको एक रिसर्चर के तौर, नॉवलिस्ट के तौर पे ज्यादा जानती थी दुनिया, रादर देन एज अ रिसर्चर। सेमायोटिक्स, सेमायोटिक्स क्या होती है? स्टडी ऑफ साइन लैंग्वेज, स्टडी ऑफ साइंस। हाँ, तो वैसे तो ये एक प्रोफेसर थे, बहुत बड़े प्रोफेसर रहे हैं ये, और सेमायोटिक्स पे इन्होंने रिसर्च किया, लेकिन लोग इससे नहीं जानते इनको जानते हैं एज अ नॉवलिस्ट। अ सीरियस बट वेरी सक्सेसफुल नॉवल, ये एक बहुत ही सीरियस नॉवल है नेम ऑफ रोज, लेकिन काफी कामयाब नॉवल है। अ नॉवल अबाउट डिटेक्टिव्स येट डेल्व्स इनटू मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी एंड मेडाइवल हिस्ट्री, एक नॉवल है डिटेक्टिव्स को लेके, लेकिन ये डेल्व करता है मेटाफिजिक्स में। फिजिक्स क्या होता है? बेसिकली स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ, इन अ वे काफी क्लोज है फिलॉसफी के। थियोलॉजी एंड मेडाइवल हिस्ट्री,
ठीक है। थियोलॉजी ऑफ मेडिवल हिस्ट्री उस पर भी डील करता है, यानी कि पुराने समय की स्टोरीज, अप्रोक्सीमेटली 13 सेंचुरी से 15 सेंचुरी के बीच में समय, उसको मेडिवल हिस्ट्री बोला जाता है। उस समय का टाइम भी इसमें मेंशन्ड है बेसिकली। तो बड़े सीरियस से टॉपिक्स के ऊपर ही पूरा नॉवल बेस है, लेकिन फिर भी इसको बहुत पसंद करा लोगों ने। द पब्लिशर डिड नॉट एक्सपेक्ट एन एनकरेजिंग रिस्पॉन्स एज शी फाउंड इट अ डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंस। पब्लिशर को जब इन्होंने बुक भेजी अपनी ये लिखकर, तो उसको लगा था कि कुछ कॉपीज 3-4 हजार बिक जाएंगी बस, लेकिन उनको नहीं पता था इट वुड सेल अ मिलियन कॉपीज। 1 मिलियन कॉपीज यानी कि 10 लाख कॉपीज इसकी बिक जाएंगी, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी उसको। अम्बर्टो इको बीइंग कॉल्ड अ नॉवेलिस्ट। अब ये एक और पोर्शन है जहां से क्वेश्चन आता है। अम्बर्टो इको प्रेफर्स बीइंग कॉल्ड एन एकेडमिक राइटर या एकेडमिशियन। अम्बर्टो इको को ये जब ये पूछा गया कि आप अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, एक नॉवेलिस्ट या एक एकेडमिशियन। डिफरेंस क्या है? नॉवेलिस्ट जो नॉवेल्स लिखे, है ना, वो एक तरह से ऐसी राइटिंग है जो लोगों को फिक्शन राइटिंग है। वेयर एकेडमिशियन क्या करता है, जैसे अजी वर्मा साहब जो है आपके, मैंने आपको फिजिक्स वाला जो एग्जांपल दिया, वो एक एकेडमिशियन है, टेक्निकल सब्जेक्ट पे लिखते हैं जो। तो अम्बर्टो इको बोलते हैं कि मैं प्रेफर करता हूं अपने आप को एक एकेडमिशियन बुलाना रादर देन अ नॉवेलिस्ट। क्यों? क्योंकि वो एडमिट्स दैट फिक्शन राइटिंग गेव हिम मच लार्जर ऑडियंस। हालांकि वो मानते हैं कि फिक्शन राइटिंग की वजह से, नॉवल लिखने की वजह से उनको बहुत ज्यादा लोगों ने जाना, लेकिन असल मायने में फ्रॉम हिज हार्ट ही इज एन एकेडमिशियन, क्योंकि वो एजुकेशनल कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट करना पसंद करते हैं, रिसर्च करना पसंद करते हैं, और अपने आप को एकेडमिक कम्युनिटी से रिलेट करते हैं। वो बुक की जो मीटिंग्स होती हैं, बुक क्लब्स होते हैं, उसमें नहीं जाते हैं, बल्कि वो एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है 2-3 बार। अम्बर्टो इको ऑन सक्सेस ऑफ द नेम ऑफ द रोज। अब 10 to 15 मिलियन कॉपीज बिची हैं। ओके, तो अम्बर्टो इको को जब पूछा गया कि भाई तुम्हारी 10 से 15 मिलियन कॉपीज बिकी हुई हैं इस नेम ऑफ द रोज की, जो कि बहुत बड़ी बात है, 1 करोड़ से 1.5 करोड़ कॉपीज। हाँ, बिलाइड द कॉमन बिलीफ ऑफ जर्नलिस्ट एंड पब्लिशर्स दैट पीपल लाइक ट्रैश। अब अम्बर्टो इको बोलते हैं इस बात के फेवर में कि भाई जर्नलिस्ट को और पब्लिशर्स को जनरली ये लगता है कि लोगों को ट्रैश, बहुत ही सिंपल चीज है, गार्बेज पढ़ना पसंद है। लेकिन लोगों ने इस बुक को खरीद कर, इस बुक को इतनी सारी कॉपीज इसकी बिची हैं, इससे समझ में आता है कि लोगों को गार्बेज, ट्रैश, बहुत ही सिंपल चीजें पढ़ना पसंद नहीं है, बल्कि कॉम्प्लेक्स रीडिंग एक्सपीरियंसेस भी उनको पसंद है। क्यों कॉम्प्लेक्स? क्योंकि जो बुक इनकी थी वो मिडाइवल थियोलॉजी और मेटाफिजिक्स पे भी बेस्ड थी। बेसिकली डिटेक्टिव स्टोरी तो वो थी, लेकिन उसके अंदर बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स या चीजें भी थी, राइट। तो इसलिए बोला है कि जर्नलिस्ट और पब्लिशर्स का जो कॉमन बिलीव है ना कि लोगों को ट्रैश पढ़ना पसंद है, ऐसा नहीं है, लोगों को थोड़े से डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंसेस भी पसंद होते हैं। एडमिट्स दैट ही टू ऑप्ट्स फॉर ट्रिवियल टीवी शोज फॉर रिलैक्स। वे मानते हैं कि मैं कभी-कभी बहुत ही सिंपल से टीवी शोज को देखता हूं रिलैक्स करने के लिए। क्रेडिट्स द रिफाइंड टेस्ट ऑफ रीडर्स ऑफ द टाइम व्हेन दिस बुक वाज पब्लिश्ड। और ये भी बोलते हैं कि भाई शायद उस टाइम का जो रीडर्स थे, उस टाइम रीडर्स का टेस्ट बहुत अच्छा होगा, शायद इस वजह से बुक पॉपुलर हुई। अगर ये बुक 10 साल पहले, 10 साल बाद पब्लिश की जाती तो शायद इतनी पॉपुलर ना होती। कंसिडर्स इट्स सक्सेस टू बी अ मिस्ट्री। और ये भी मानते हैं कि जो कामयाब हुई है, ये कामयाब होने का कारण नहीं पता, एक मिस्ट्री है ये। बहुत सारे लॉजिक देते हैं कि ये रीजन हो सकता है, ये रीजन हो सकता है, लेकिन किसी एक रीजन पे जरूर नहीं करते और बोलते हैं इसके सक्सेस एक मिस्ट्री ही है मेरे लिए भी। ठीक है, ओके। व्हाट अकॉर्डिंग टू अम्बर्टो इको इज द बिलीफ दैट मोस्ट जर्नलिस्ट पब्लिशर्स हैव। ये तो अभी आंसर दिया, बताइए जल्दी से, ये क्वेश्चन आया लास्ट ईयर। क्या बिलीफ है अम्बर्टो इको का कि ज्यादातर पब्लिशर्स और जर्नलिस्ट क्या मानते हैं, क्या बिलीफ होता है उनका, जल्दी बताओ, जल्दी बताइए बच्चा पार्टी, कमान 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 कमान, नीड रिस्पॉन्सेस फ्रॉम यू क्विकली। बताइए क्या अभी बताया मैंने कि जर्नलिस्ट, हाँ वंडरफुल, विराट, बोरेमोन, टोरेमोन का भाई है क्या ये कोई? ठीक है, पीपल लाइक टू रीड सिंपल स्टोरीज, बहुत बढ़िया। तो जर्नलिस्ट और पब्लिशर जनरली मानते हैं दैट पीपल लाइक ट्रैश, यानी कि दे लाइक सिंपल रीडिंग एक्सपीरियंसेस, बट असल मायने में अम्बर्टो इको बोलते हैं दैट पीपल आल्सो एंजॉय कॉम्प्लेक्स रीडिंग एक्सपीरियंसेस। ये बेसिकली बात है ना। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन जो कि एक जैसे ही हैं, सिंपल, दोनों का एक आंसर बनेगा। क्या? अम्बर्टो इको हैज अ फॉर्मिडेबल रेपुटेशन एज अ नॉवेलिस्ट आफ्टर द सक्सेस द नेम ऑफ द रोज। व्हाई डज ही स्टिल हैव एप्रीहेंशंस ऑफ बीइंग कॉल्ड अ नॉवेलिस्ट। उसके बावजूद भी उनके मन में कुछ डाउट है कि उनको जब लोग नॉवेलिस्ट बनाते हैं, क्यों ऐसा है, वाई। और दूसरा है, डिड अम्बर्टो इको लाइक टू बी आइडेंटिफाइड एज अ नॉवेलिस्ट, गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। दोनों का एक ही आंसर बनेगा, बताइए क्या आंसर होगा, जल्दी से बताओ फटाफट से, बताओ फटाफट से, कमान। वी आर अप्रोचिंग द एंड ऑफ आवर सेकंड लास्ट लेसन। इसके बाद लास्ट टॉपिक है बिल्कुल, और उसको खत्म करके हम इस चैप्टर को, इस लेक्चर को क्लोज करेंगे। फटाफट से बताइए। ही वांट्स टू बी कॉल्ड एन एकेडमिशियन, एकेडमिस्ट नहीं बच्चे, एकेडमिशियन। क्यों भाई? ही आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ नॉट एज अ नॉवेलिस्ट बट एज एन एकेडमिशियन, गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ आंसर। क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं कि मैं अपने आप को एज एकेडमिशियन आइडेंटिफाई करता हूं, बिकॉज आई डू नॉट गो टू बुक क्लब मीटिंग्स, बुक नॉवेलिस्ट फिक्शन राइटर्स की मीटिंग में नहीं जाता हूं, बल्कि मैं एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करता हूं और मैं रिसर्च करना एंजॉय करता हूं। ये आप इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है। What evidence from the text reveals that Rudyard Kipling did not walk the talk? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन। रुडियार्ड किपलिंग जो है वो डिड नॉट वॉक द टॉक की कौन सी एविडेंस से रिवील होता है इस लेसन में? अब रुडियार्ड किपलिंग
ऐसा मानते थे कि ये जो ऑफेंसिव होती है, ऑफेंसिव एक इंटरव्यू है ना, ऐसा आपने पढ़ा। लेकिन आपने ये चीज नहीं पढ़ी कि रुडयार्ड किपलिंग जो है कुछ सालों बाद किसी और इंसान का इंटरव्यू लेते हुए पाए गए। तो देयरफॉर उन्होंने जो ये बोला ना कि इंटरव्यू लेना किसी का ऑफेंसिव होता है, डेरोगेटरी होता है, उस बात को उन्होंने खुद नहीं माना, इसलिए बोलेंगे वॉक द डॉग। वॉक द डॉग का मतलब क्या होता है? जब आप अपनी कभी बात खुद ही ना माने। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो ये। इसके सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन मैंने यहाँ इनक्लोज कर दिए हैं फॉर योर ओन रेफरेंस।